हेलो एवरीवन, संजय की पाठशाला में स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग भारतीय संविधान की विशिष्टताओं के तहत आखिरी एपिसोड करने जा रहे हैं। इसके बाद फिर दूसरे डायमेंशन में मूव करेंगे। अब तक पीछे के एपिसोड्स में आई थिंक 3-4 पिछले एपिसोड्स में हम लोग भारतीय संविधान की विशिष्टताओं के बारे में देखते आ रहे हैं और हमने ये देख रखा है कि भारतीय संविधान विश्व का विशालतम संविधान है। यह संविधान की एक विशिष्टता है, इस पर हमने गहन चर्चा की है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है भारतीय संविधान के प्रावधानों के मद्देनज़र नम्य व अनम्य दोनों ही तरह के प्रावधान समाविष्ट है हमारे संविधान में। इसके भी सारे पहलू पर हमने विचार किया है। फिर पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि भारत में शासन के संसदात्मक स्वरूप का प्रावधान है और हम लोगों ने शासन प्रणाली के बारे में भी समझा कि आखिर संसदात्मक शासन व्यवस्था क्यों अपनाई गई, यह अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था से किस तरीके से भिन्न है। और हमने यह भी देखा था कि भारतीय संविधान में आखिर किस तरीके से अधिकारों व कर्तव्यों से संबंधित बातें की गई है। अब अगली विशिष्टता में आज हम लोग मूल रूप से बात करेंगे कि हमारे यहाँ एकल नागरिकता है, यह भी हमारे संविधान की एक विशिष्टता है। दूसरी बात हम लोग करेंगे, हमारे यहाँ सिंगल यूनिफाइड जुडिशरी है, एकल समेकित न्यायपालिका का प्रावधान है, उस पर भी चर्चा करेंगे हम लोग। फिर हम लोग बात करेंगे जो दूसरा इसका पहलू है इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। भारत में नॉन पार्टीशन वे में, है ना, इम्पार्शियल तरीके से फ्री एंड फेयर मैनर में चुनाव को संचालित कराने के लिए, चुनाव को अंजाम देने के लिए भारतीय संविधान अपने 15वें भाग में भारत के निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है। आप कह सकते हैं एक ठोस निर्वाचन प्रणाली की बात की गई है हमारे संविधान में, तो उस पर भी संक्षिप्त में हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि जब संविधान के नियमित अध्याय में पढ़ेंगे तो इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन एक बड़ा व्यापक टॉपिक है ना। इसके साथ साथ आप देखेंगे तो हम लोग जुडिशरी भी सेपरेट तरीके से पढ़ते हैं, न्यायपालिका। तो एक बार ब्रीफ में इन सब के बारे में हम लोग जान लेते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की विशिष्टताएं। इट्स द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। इट्स द यूनिक ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, हम लोग इसके बारे में भी पढ़ चुके हैं। इट मेक्स द प्रोविज़न फॉर द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यह भी हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग मूल रूप से बात करेंगे, हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है। एकल नागरिकता, है ना, एकल नागरिकता, इसको देखेंगे हम लोग। फिर हम लोग बात करेंगे इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन की, है ना, चुनाव हुआ, प्रतिनिधित्व पे चर्चा करेंगे हम लोग। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे सिंगल यूनिफाइड जुडिशरी का प्रावधान करता है हमारा संविधान। सिंगल यूनिफाइड जुडिशरी, एकल
समेकित न्यायपालिका है ना। तो ये देखेंगे इन तीनों बिंदुओं पर, और इस तरह से कुल मिला के 7-8 विशिष्टताएँ हो चुकी होंगी जब इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और यहाँ से फिर जब भी पूछेगा कि भारतीय संविधान की विशिष्टताओं पर प्रकाश डाले, थ्रो लाइट अपॉन द सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो मेरा मानना है काफ़ी विस्तार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख पाएंगे, है ना। एनीवे, इस तरह से डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन यूपीएससी सीएससी में नहीं पूछेगा, बट स्टेट पीएससी में संभावना बनती है कि सीधे सीधे पूछ दे स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से। एनीवे, अभी हम लोग बिल्कुल बेसिक जान रहे हैं, बेसिक समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो मेरा मानना है अभी के लिए अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन को ही आप ठीक तरीके से एड्रेस कर पाएँ तो ये माना जाएगा कि इन्फॉर्मेटिव बेसिस पे आप साउंड हैं। क्योंकि यूपीएससी के जो भी क्वेश्चन होते हैं ना, वो 2-3 चैप्टर को कोरिलेट करते हुए क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, थोड़े अप्लाइड प्रवृत्ति के। तो तब संभव हो पाता है जब हम पूरे सिलेबस का कवरेज कर चुके होते हैं, है ना। अभी आप चाह के भी यूपीएससी पैरामीटर्स पे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, वो फिर वो बात उलझाने वाली हो जाएगी बेमतलब की। जब तक सिलेबस ना हुआ हो तब तक कैसे करेंगे प्रैक्टिस, संभव नहीं है। इसलिए जो पढ़ रहे हैं उसको सीखने के लिहाज से आप प्रैक्टिस करिए, है ना। वहाँ आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि जैसे मान लीजिए मैं आपको सिंगल सिटीजनशिप के बारे में जो कुछ भी बातें बताया आप समझ गए, और अपनी समझी हुई बातों को आप एक बार लिख लीजिए। इसका ज़्यादा मतलब इस बात से निकाला जाएगा कि आप इस टॉपिक को तैयार कर लिए, इस बात से नहीं निकाला जाएगा कि इस पे आधारित आपने आंसर राइटिंग कर ली। क्योंकि सिंगल सिटीजनशिप को करके क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा सिटीजनशिप के कंटेक्स्ट में हाल में किस तरह के संशोधन हुए हैं और उसके क्या कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं। जो नागरिकता के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे, खास करके 2019 में जो अमेंडमेंट हुआ है ना, सीए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, प्लस उसके संदर्भ में एनआरसी वगैरह, एनपीआर, इन सब से कनेक्ट करके क्वेश्चन पूछेगा, है ना। तो अभी जो भी आप आंसर राइटिंग करेंगे आप समझ लीजिए कि वो आपके प्रिपरेटरी राउंड का हिस्सा होगा। टॉपिक को प्रिपेयर करने के मद्देनज़र आप आंसर राइटिंग कर रहे होते हैं। अब ये नहीं कि सिटीजनशिप से संबंधित कहीं किसी न्यूज़ आर्टिकल में कोई एडिटोरियल आया और उसको पढ़ के फटाफट वहीं से क्वेश्चन फ्रेम कर दिया गया और आपको दे दिया गया कि लो प्रैक्टिस कर लो, आप इस तरह से आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे। नहीं, अगर मैं ऐसा करूं तो इसका मतलब कि आपको आपकी प्रिपरेशन को मैं और जटिल बनाने जा रहा हूं, आसान बनाने नहीं, है ना। तो वन गो में सबसे पहले कंटेंट पे अपनी कैसमेंट डेवलप करिए। एक वक्त ऐसा आएगा जब अपने जनरल स्टडीज़ के सारे सब्जेक्ट के बारे में पढ़ चुके रहेंगे और फिर उससे संबंधित पर डे आप न्यूज़पेपर से अपडेट हैं, अप टू डेट हैं, तो समझिए कि किसी भी क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि इस क्वेश्चन की जो सीमा रेखा है वो किसी खास सब्जेक्ट तक निहित है। नहीं, पॉलिटी का क्वेश्चन लिखते समय संभव है सोशल इशू के कंसेप्ट को भी आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं, इंटरनेशनल रिलेशनशिप के भी कंसेप्ट्स वहाँ टकराएंगे, इकोनॉमी के कंसेप्ट्स टकराएंगे, है ना। ये तब टकराएंगे जब सारे सब्जेक्ट आप पढ़ चुके रहेंगे, है ना। उनमें जो भी सूचनाएं दी गई हैं, जो भी उनमें बातें दी गई हैं, उनसे आप रूबरू हो चुके रहेंगे। यूनिडायरेक्शनल किसी एक सब्जेक्ट के अंदर रेस्ट्रिक्ट करके कोई क्वेश्चन नहीं बनता आईएएस मेंस में, है ना। तो चलो एक एक करके बात करते हैं। सिंगल सिटीजनशिप पे पहले बात करते हैं और कुछ तथ्यात्मक पहलू मैं यहाँ बताऊँगा जो एक जागरूक स्टूडेंट से, आम जागरूक स्टूडेंट से अपेक्षा की जाती है कि सब्जेक्ट पढ़ने से पहले भी उसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें, न्यूनतम चीज़ें उसको मालूम है। और बेसिकली इस राउंड में मैं उन्हीं न्यूनतम चीज़ों को आपके सामने रख रहा हूँ। देखो, आप सबको मालूम है कि इंडिया फेडरल स्ट्रक्चर है ना, संघीय ढांचा है, लेकिन हमारे यहाँ यूनियन प्रकार का फेडरल स्ट्रक्चर है, यूनियन प्रकार का संघात्मक ढांचा है। और इस ढांचे को हमने स्वयं अपनी मर्जी से चुना है, हमारे संविधान निर्माताओं ने अपनी मर्जी से चुना है, हमारी परिस्थितियों के मद्देनज़र, है ना। आमतौर पे जहाँ कहीं भी फेडरल स्ट्रक्चर आप देखेंगे ग्लोबल लेवल पे, वर्ल्ड वाइड लेवल पे, तो तय मानिए कि केंद्र तथा उसकी इकाइयाँ यानी राज्यों दोनों ही स्तर पे अलग अलग नागरिकता का प्रावधान होता है। आपको बताऊं 2019 से पहले हिंदुस्तान में भी एक ऐसा राज्य था जो भारत के साथ ट्रू फेडरल स्ट्रक्चर
शेयर करता था, जम्मू कश्मीर। तब जम्मू कश्मीर का अपना संविधान भी हुआ करता था, अब तो यूनियन टेरिटरी रह गया है महज। तब उसका खुद का अपना संविधान था, अपने निवासियों को वह जम्मू कश्मीर की नागरिकता प्रदान करता था। यानी जम्मू कश्मीर का संविधान अपने लोगों को जम्मू कश्मीर की नागरिकता प्रदान करता था। साथ ही साथ भारत के संविधान द्वारा उन लोगों को भारत की नागरिकता भी प्रदान थी। तो इस तरह से दोहरी नागरिकता हुआ करती थी उस राज्य के साथ। शेष राज्यों के साथ ये बात नहीं थी। अब तो सारे राज्य बिल्कुल संविधान के अनुसार, भारत के संविधान के अनुसार एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे आ गए हैं। अब कोई विभेद नहीं है उनके राजनीतिक स्वरूप के मद्देनज़र। दो ही इकाइयाँ हैं, राज्य और संघ शासित प्रदेश कह लीजिए। मतलब पॉलिटिकल यूनिट्स की बात अगर करूँ तो संघ की इकाइयाँ नहीं, संघ की इकाइयों में संघ शासित प्रदेशों को काउंट नहीं किया जाता, केवल राज्यों को किया जाता है। एनीवे, अभी अगर देखा जाए तो हमारा देश ट्रू यूनियन बन चुका है ना। पहले एक अपवाद हुआ करता था जम्मू कश्मीर, जो यूनियन टाइप रिलेशन नहीं शेयर करता था, फेडरेशन टाइप रिलेशन शेयर करता था। एनीवे, विश्व के दूसरे देशों में जहाँ कहीं भी फेडरल स्ट्रक्चर है वहाँ हमेशा हम दोहरी नागरिकता पाते हैं। एक पूरे फेडरेशन की नागरिकता और दूसरा अलग अलग राज्यों की नागरिकता। जैसे अमेरिका में वर्तमान में कुल 50 राज्य हैं। तो टोटल यूएस फेडरेशन जो है उसकी नागरिकता तो लोगों को मिलती ही है, प्लस यूएस फेडरेशन की जो 50 इकाइयाँ हैं यानी 50 राज्य, वे अलग अलग राज्य भी अपने निवासियों को अपनी नागरिकता देते हैं। तो इस तरह से वहाँ दोहरी नागरिकता हुई। यही चलन कमोबेश विश्व के हर देशों में है। खास करके हर देशों का तात्पर्य यहाँ उन देशों से है जहाँ फेडरल स्ट्रक्चर है, राज्य व्यवस्था का संघात्मक स्वरूप है। अन्य स्वरूपों की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं। लेकिन भारत शुरू से ही फेडरल स्ट्रक्चर होने के बावजूद भी अपने यहाँ सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान किया। यानी चाहे आप उत्तर प्रदेश से हों, तमिलनाडु से हों, गोवा से हों, सिक्किम से हों, आप सिक्किम, गोवा, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश के नागरिक नहीं कहलाएंगे। आप सिक्किम, गोवा, तमिलनाडु व उत्तर प्रदेश के महज निवासी कहलाएंगे। बात जब नागरिकता की आएगी तो आप हमेशा हमेशा भारत के नागरिक कहलाएंगे, है ना। यानी सेंटर अपने नागरिकों को नागरिकता के आधार पर जो कोई बेनिफिट देना चाहती है, अगर कोई प्लान इम्प्लीमेंट करना चाहती है या उसका सृजन करना चाहती है, वो कर सकती है। लेकिन कोई राज्य कहे, मान लो उत्तर प्रदेश राज्य कहे कि हम अपने लोगों को नागरिकता के आधार पर अन्यों की तुलना में बेहतर सुविधाएं देना चाहते हैं या कुछ स्पेशल व्यवस्था करना चाहते हैं, तो उत्तर प्रदेश ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि राज्य की नागरिकता होती ही नहीं है। आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, वहाँ निवास करते हैं, इसलिए आप उत्तर प्रदेश के निवासी कहलाएंगे, उत्तर प्रदेश के नागरिक नहीं कहलाएंगे। आप भारत के ही नागरिक कहलाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात। तो कोई भी राज्य अपने निवासियों को नागरिकता के आधार पर विशेष सुविधाएं प्रदान नहीं कर सकता, है ना। नागरिकता के आधार पर जो कुछ भी व्यवस्था की जाएगी वह केंद्र के द्वारा ही की जाएगी, है ना। तो यही मतलब हुआ सिंगल सिटीजनशिप का। और आप सबको मालूम है कि भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान है। अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधानों की बात की गई है। और अनुच्छेद 11 ही हमारी संसद को यह अधिकार देता है कि नागरिकता के संदर्भ में आप कोई भी कानून बना सकते हैं। और उसी लिहाज से भारत की संसद ने वर्ष 1955 में नागरिकता कानून, भारतीय नागरिकता कानून का सृजन किया। और उसके बाद जो भी संशोधन हुए आने वाले दिनों में, जैसे हाल में 2019 में संशोधन हुआ, तो ये कोई सेपरेट कानून नहीं था बल्कि संशोधन कानून था। यानी पहले से व्याप्त कानून में बदलाव किया गया। समझ रहे हैं। और पहले से व्याप्त कानून अगर देखा जाए तो नागरिकता के संदर्भ में हमारे यहाँ जो मौलिक कानून है वो कौन सा है? 1955 का इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955। जो कुछ भी अमेंडमेंट होता है इसी के अंदर होता है ना। चाहे 86 का अमेंडमेंट कह लीजिए, 2003 का कह लीजिए, 5 का कह लीजिए, 15 का कह लीजिए, ये सब कुछ इसी में इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 में ही संशोधन किया जाता है। तो नागरिकता के संदर्भ में आप कह सकते हैं कि भारत की संसद के पास असीमित अधिकार है, किसी भी तरह का कानून बना सकती है ना, क्योंकि स्वयं संविधान ही यह अधिकार देता है। यही अनुच्छेद 5 से 11 तक जो नागरिकता के संदर्भ में भाग 2 के अंदर हमारे संविधान में बातें कही गई है, उन्हीं में से एक आर्टिकल है ना, आर्टिकल 11, जो संसद को यह अधिकार देता है। एनीवे, तो
तो ये हमने समझ लिया सिंगल सिटीजनशिप का। देखने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन कई बार ये प्रीलिम्स एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ से, उत्तराखंड पीसीएस में, यूपी पीसीएस में, एमपी पीसीएस में, कि भारत में किस तरह की नागरिकता है। और तय मानिए इसे भी लोग गलत करके आते हैं एग्ज़ाम में, खास करके वे बच्चे जो एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल तो हो जाते हैं लेकिन अभी प्रिपरेशन नहीं किए होते हैं, तो उनको कन्फ्यूजन हो जाता है कि सिंगल सिटीजनशिप है कि डुअल सिटीजनशिप है, एकल नागरिकता है ना, या दोहरी नागरिकता है। एनीवे ध्यान रखेंगे हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है। और सिंगल सिटीजनशिप को हम अपने संविधान की विशिष्टता इसलिए कहते हैं कि हमारे ही तरह के राजनीतिक मॉडल वाले जो दूसरे देश है विश्व में, वहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप नहीं पाई जाती, वहाँ पर डबल सिटीजनशिप या डुअल सिटीजनशिप पाई जाती है। इसीलिए हमारे यहाँ नागरिकता का जो सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है, ये हमारे संविधान का विशिष्ट प्रावधान बन जाता है। क्लियर है? चलो अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन पे, चुनाव व प्रतिनिधित्व। देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 15 में है ना, चुनाव व प्रतिनिधित्व से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। और इसमें याद होगा आपको, शुरू में जब मैं बताया था सैलिएंट फीचर्स, तो केवल 2 ही प्रावधानों को कोट किया था। एक वह प्रावधान जो अनुच्छेद 325 में दिया हुआ है, और दूसरा वह प्रावधान जो अनुच्छेद 326 में दिया गया है। लेकिन संक्षेप में मैं आपको इसके सारे प्रावधानों के बारे में बता देता हूँ। वो अलग बात है कि 25 और 26 पे, यानी 325 और 326 पे हम लोग ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे। देखिए भाग 15 में आर्टिकल 324 से लेकर आर्टिकल 329 तक आप चुनाव व प्रतिनिधित्व के संदर्भ में प्रावधान पाएंगे। और यहाँ देखेंगे कि अनुच्छेद 324 के अंदर हमारा संविधान कहता है कि भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा, जिसका नाम क्या होगा? भारत का निर्वाचन आयोग, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। वही थोड़ा आगे जाएंगे, अनुच्छेद 324 खंड 1 में आर्टिकल 324 क्लास 1 में, तो यहाँ पर चुनाव आयोग की या निर्वाचन आयोग की शक्तियों की बात की गई है। एनीवे बस यहाँ एक मोटे तौर पे आप बात जान लीजिए कि ये जो भारत का निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये मूल रूप से कौन कौन सा इलेक्शन कराता है। तो देखो, ये पार्लियामेंट्री इलेक्शन कराता है, आप कह सकते हैं द इलेक्शंस टू बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी भारत की संसद के दोनों सदनों के लिए चुनाव कराने का दायित्व तो किसके पास होता है, या अधिकार किसके पास होता है? भारत के निर्वाचन आयोग। कहने का मतलब ये लोकसभा का चुनाव कराएगा, राज्यसभा का कराएगा। ठीक। दूसरी बात आप ध्यान रखेंगे, द इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। यानी भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को ये आयोजित कराता है। यानी भारत के राष्ट्रपति का अगर चुनाव हो या उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, चुनाव कराने का दायित्व तो किसके ऊपर होगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। इसके अलावे इलेक्शंस टू द स्टेट लेजिस्लेचर, द स्टेट लेजिस्लेचर, यानी राज्य विधानमंडल का निर्वाचन भी, चुनाव भी भारत का निर्वाचन आयोग ही कराता है। जिस राज्य में मान लीजिए विधानसभा का चुनाव हो रहा हो, है ना, या फिर राज्य के अगर विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव की बात हो, इन दोनों ही का दायित्व तो किसके पास होगा? भारत के निर्वाचन आयोग का। हालांकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राज्यों के लिए भी निर्वाचन आयोग का प्रावधान है, लेकिन ध्यान रखेंगे
राज्य निर्वाचन आयोग राज्य विधानमंडल का निर्वाचन नहीं कराता। इसका केवल दायित्व होता है लोकल गवर्नमेंट के लिए जो चुनाव होते हैं उसी चुनाव को ये संचालित कराता है। यहाँ लोकल गवर्नमेंट का चुनाव का मतलब हुआ आपका मान लीजिए रूरल लोकल गवर्नमेंट की बात हो या अर्बन लोकल गवर्नमेंट की बात हो, कहने का मतलब पंचायतों का चुनाव करवाएगा, है ना। एक तरह से नगर पंचायतों का चुनाव करवाएगा, यानी लोकल गवर्नमेंट कह सकते हैं कि पंचायती राज से संबंधित जो संस्थाएं हैं उनके लिए चुनाव आयोजित कराने का दायित्व किसके ऊपर होता है? राज्य निर्वाचन आयोग के ऊपर होता है। इसे भारत का निर्वाचन आयोग नहीं कराता। आप स्टेट पीसीएस में जो विभिन्न पदों के बारे में आप विचार जब भी करते होंगे तो उसमें स्टेट इलेक्टोरल ऑफिसर का भी पोस्ट होता है। वो स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंदर काम करता है और स्टेट इलेक्शन कमीशन विधानसभा या विधान परिषद का चुनाव नहीं करवाता है। वो केवल राज्य के अंदर स्थानीय सरकारों के लिए चुनाव कराता है, स्थानीय शासन के लिए चुनाव कराता है, लोकल गवर्नमेंट के लिए, पंचायत वगैरह के लिए। क्लियर है? तो ये तो हम लोगों ने बेहद संक्षेप में इसको जब इलेक्शन पढ़ेंगे आगे कॉन्स्टिट्यूशन के रेगुलर टॉपिक के रूप में, नियमित चैप्टर के रूप में, तो 324 के बारे में काफ़ी विस्तार से पढ़ना होता है, उस पर बात करेंगे। ये घंटा 2 घंटा टॉपिक चलता है। अभी संक्षेप में मैं आपको बस बताया, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। 324 के बाद अब हम लोग आते हैं आर्टिकल 325 में। आर्टिकल 325 ये बेसिकली यूनिवर्सल सफरेज की बात करता है, जिसको हिंदी में लिखते हैं हम लोग सार्वभौमिक मताधिकार। सार्वभौमिक मताधिकार, देखो सार्वभौमिक या यूनिवर्सल का मतलब सभी को। तो ये बोला गया है और आर्टिकल 325 में कि भारत में सबको मत देने का अधिकार होगा। यहाँ सबको का मतलब है कि भारत के लोगों में, यानी भारत के लोगों का मतलब भारत के नागरिकों, है ना, बाहरी नहीं। भारत के किसी भी नागरिक के या नागरिकों के मध्य आप कह सकते हैं धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, है ना, या जन्म स्थान के आधार पर या इन्हीं जैसे दूसरे आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, है ना। मीन्स व्हेन इट कम्स टू enjoy the right to suffrage under the Constitution of India, no citizen shall be discriminated against only on the grounds of religion, race, caste, sex और place of birth। यानी मताधिकार की बात जब भी होगी भारत के नागरिकों के मध्य, हम किसी के लिए आप ये कह सकते हैं कि धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग, जन्म स्थान इत्यादि आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी बिना किसी भेदभाव के सभी को मत देने का अधिकार होगा, सभी नागरिकों को मत देने का अधिकार होगा, ये कहता है आर्टिकल 325। अब एक बात यहाँ समझ लेंगे कि इसके भी अपने अपवाद हैं। अब मान लीजिए भारत का वह नागरिक जो एक तरह से कह सकते हैं किसी क्रिमिनल ऑफेंस में आपराधिक कोई कृत्य किया है और उसके एवज में उसे दंड दिया गया है ना, वो अपने किए गए अपराध के एवज में दंड भुगत रहा है, तो उसे वोट देने का अधिकार नहीं होगा, है ना। अगर कोई व्यक्ति अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का शिकार है, यानी मानसिक रूप से विकृत है, उसे भी मत देने का अधिकार नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता खो चुका है, यानी गैर नागरिक है, तो गैर नागरिकों को भी मत देने का अधिकार नहीं होगा। तो ये कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी हैं। एनीवे, अगर इन सारी व्याधियों से आप दूर हैं तो तय मानिए, चाहे आप किसी जाति के हों, किसी धर्म के हों, कहीं भी आपका निवास स्थान हो, जन्म स्थान हो, इन सब के आधार पे आपको मत देने से वंचित नहीं किया जा सकता है। सबको मत देने का बराबर अधिकार है, ये आर्टिकल 325 में लिखा हुआ है। इसी का मतलब होता है यूनिवर्सल सफरेज। एक और बात, हमारे यहाँ सिंगल इलेक्टोरल रोल का प्रावधान है। कहने का मतलब आप समझ लीजिए कि किसी के लिए विशेष इलेक्टोरल रोल नहीं बनाया जाएगा, है ना।
सीधी सपाट भाषा में अगर आप ये समझें तो ये हुआ कि एक रिक्शा पुलर के मत का जो मान होगा वही देश के सबसे धनाढ़ या सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के मत का भी मान होगा। यानी मतों के मान के लिहाज से, वैल्यू ऑफ वोट के लिहाज से हर किसी के मत का मान एक समान होगा, है ना। अब ये नहीं कि अगर कोई अति सामान्य व्यक्ति वोट देता है तो उसके वोट की काउंटिंग 1 हो और कोई अति विशिष्ट आदमी वोट दे तो उसके वोट की काउंटिंग 100 मान लिया जाए, ऐसा नहीं। सबके मतों का मान बराबर होगा। ये आर्टिकल 325 में यूनिवर्सल सफरेज के माध्यम से बताया गया है। क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 326। ये बात करता है एडल्ट फ्रेंचाइज की। एडल्ट फ्रेंचाइज, देखो फ्रेंचाइज और सफरेज एक ही चीज है। सफरेज और फ्रेंचाइज ये बेसिकली पर्यायवाची है एक दूसरे के। इनका हिंदी में मतलब होता है मताधिकार। तो अगर हिंदी में इसको लिखूं मैं एडल्ट फ्रेंचाइज या एडल्ट सफरेज को, तो क्या लिखूंगा? वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार, है ना। और भारत में वर्तमान में वयस्क मताधिकार के लिए यह आवश्यक है कि मतदाता की उम्र कम से कम 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो। यानी अगर 18 वर्ष से कम उम्र के हैं तो आप मत नहीं दे सकते, और 18 वर्ष की उम्र अवस्था अगर आप पूर्ण कर चुके हैं तो आपको मत देने का अधिकार है। तो इसे बोला गया वयस्क मताधिकार, है ना। अगेन, अगर 18 वर्ष की उम्र अवस्था आप पूर्ण कर चुके हैं लेकिन अगर आपने भारत की नागरिकता खो दी है या पागल हो गए हैं या फिर आप कह सकते हैं किसी आपराधिक मुकदमे में आप सज़ा काट रहे हैं तो फिर आपको मत का अधिकार नहीं होगा, है ना। तो ये आर्टिकल 326 में कही गई बात है। इसके अलावा अगर हम बात करें आर्टिकल 327 की, तो आर्टिकल 327 कहता है कि भारत की संसद को यानी केंद्रीय विधायिका को यह अधिकार है कि देश के अंदर चुनाव या निर्वाचन को संचालित करने के संदर्भ में अगर वह चाहे तो कानून बना सकती है। समझ रहे मेरी बात? अब देखो, इसी आर्टिकल 327 का इस्तेमाल करते हुए भारत की संसद ने वर्ष 1950 और 1951 में 2 महत्वपूर्ण कानून पारित किया, जिसको बोला गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। समझ रहे हैं? हिंदी में इसको कहते हैं जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950। और रूपा 1950 को क्या बोलेंगे आप? जन या लोक भी बोल सकते हैं, लोक प्रतिनिधित्व। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950। और रोपा 1951 क्या हुआ? जन प्रतिनिधित्व या लोक प्रतिनिधित्व लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। ये 2 मौलिक कानून है, एक तरह से कह सकते हैं मूल कानून है चुनाव के संदर्भ में, जो केंद्रीय विधायिका यानी भारत की संसद के द्वारा पारित हुए हैं। अब कोई भी मान लीजिए इसके बाद आगे जो भी संशोधन होता है, हुआ है, उन संशोधनों पे हम लोग बाद में बात करेंगे। जो भी संशोधन होता है उन संशोधनों के मद्देनजर, जैसे देखो 1988 में रोपा 1950-51 में संशोधन किया गया, 96 में किया गया 1950-51 में, है ना। तो इस तरह से संशोधन होते रहे हैं, लेकिन वो जो भी संशोधन होगा उसे बोला जाएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स अमेंडमेंट एक्ट, जन प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम, ऐसे करके। लेकिन ये संशोधन अधिनियम नहीं है, ये मूल अधिनियम है। और भारत की संसद के द्वारा मूल रूप से यही 2 कानून बनाए गए हैं चुनाव को हमारे देश में आयोजित कराने के संदर्भ में। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, है ना। संक्षेप में अगर आप समझें तो ध्यान रखेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 ये बतलाता है कि हर चुनाव की पृष्ठभूमि क्या है, कैसे इसको हम किस तरीके से इसका आकलन करेंगे। जैसे मान लो इसी में बताया गया है कि लोकसभा या विधानसभा के सदस्यों का जब निर्वाचन होगा तो उनको किसको विजेता घोषित करेंगे, किसको नहीं करेंगे। जिसको विजेता घोषित करेंगे किस प्रणाली से करेंगे, जैसे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, यानी जिस कैंडिडेट के पास सबसे ज़्यादा मत आए हैं उसी को विजेता घोषित किया जाएगा। इसको बोला गया फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। तो इसका डिफिनेशन कहाँ मिलता है आपको? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 में। राष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन,
परोक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से किया जाएगा, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 में। समझ रहे मेरी बात? बाई इलेक्शन क्या है ना, यानी उपचुनाव क्या है, मध्यावधि चुनाव क्या है, मिड टर्म इलेक्शन क्या है, आम चुनाव क्या है, जनरल इलेक्शन क्या है, इन सबको परिभाषित किया गया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 में। और 1951 इसके आगे की जो भी चीज़ें हैं वो सब 1951 के दायरे में की जाती है। जैसे चुनाव के लिए इलेक्ट्रल बूथ का सृजन किया जाना, है ना, वोट की काउंटिंग कराने से संबंधित, है ना, उनका रिजल्ट डिक्लेयर करने से संबंधित, ये तमाम बातें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में की गई है। सॉरी। किस कैंडिडेट पे एक तरह से किन किन आधारों पे, है ना, उसके चुनाव को हम क्वाश करेंगे, एक तरह से इलिसिट करार देंगे, कब उसके चुनाव को हम निरस्त कर देंगे, कि कौन सी राजनीतिक पार्टी एक तरह से कह सकते हैं अपने स्वरूप को खो बैठेगी। यानी मान लीजिए नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है और पता चला कि अब वो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बनने लायक नहीं है, अब उसका दर्जा डिटेरियोरेट होगा, वो स्टेट पॉलिटिकल पार्टी के रूप में रह जाएगी। इन सब चीज़ों का आकलन रोपा 1951 के दायरे में किया जाता है। इसमें समस्त प्रावधान दिए गए हैं, है ना, रिटर्निंग ऑफिसर से लेके चुनाव को, इलेक्शन के वैलिड रिजल्ट को या आधिकारिक रिजल्ट को डिक्लेयर करने तक की जो भी बातें होती है उनको संचालित करने के संबंध में प्रावधान रोपा 1951 में होता है ना। तो इस तरह से इन दोनों ही कानूनों के माध्यम से हम चुनाव से संबंधित चीज़ों को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, अब देखो आर्टिकल 328। आर्टिकल 328 कहता है कि देश के अंदर जो तमाम राज्य हैं उन राज्यों की राज्य विधानमंडलें भी इलेक्शन को रेगुलेट करने के संदर्भ में कानून बना सकती हैं। ये प्रावधान दिया गया है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन दी गई है कि इलेक्शन को संचालित करने के संदर्भ में राज्य विधानमंडल तभी कोई कानून बना सकता है जब उसके सापेक्ष, यानी उस संदर्भ में केंद्रीय एक तरह से कह सकते हैं विधानमंडल, जिसको हम लोग लोकसभा कहते हैं, राज्यसभा कहते हैं, यानी पार्लियामेंट, जब उस संदर्भ में कोई केंद्रीय कानून व्याप्त न हो। फिर से सुनो, अनुच्छेद 328 बिल्कुल अनुच्छेद 327 की ही तर्ज पे, 327 की ही तर्ज पे का क्या मतलब है? अनुच्छेद 327 भारत की संसद को अधिकार देता है कि चुनाव को नियंत्रित व संचालित करने के संदर्भ में आप कानून बना सकते हैं। ठीक उसी तरह अनुच्छेद 328 राज्यों को यह अधिकार देता है कि वे अपनी विधानमंडलों के माध्यम से चुनाव को नियंत्रित करने के संदर्भ में कानून बना सकते हैं। लेकिन कानून बनाते समय उनको इस बात का ध्यान रखना होगा कि उसी संदर्भ में क्या पहले से ऑलरेडी कोई केंद्रीय कानून व्याप्त है। अगर है तो नहीं बनाएंगे। नतीजा ये हुआ कि हमारे यहाँ इलेक्शन को रेगुलेट करने के संदर्भ में अभी तक राज्यों द्वारा कोई कानून, ही केंद्र ने 1950 और 51, रोपा 1950 और 51 के माध्यम से 1950-51 में ही कानून बना दिया। तो अब ये नया क्या बनाएंगे? तो नहीं बना है। अब बात करते हैं आर्टिकल 329 की। देखो, अनुच्छेद 329 में बेसिकली इस बात का प्रावधान किया गया। आप कह सकते हैं कि यहाँ पर बेसिकली इलेक्शन एंड कोर्ट, इसी की बात की गई है। इलेक्शन एंड कोर्ट, चुनाव व अदालत। कहने का मतलब कि मान लीजिए कि हमारे यहाँ एंटी डिफेक्शन के संदर्भ में, या फिर आप कह सकते हैं डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी के संदर्भ में। आप डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी समझ रहे हैं? निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के संदर्भ में अगर कोई कानून व्याप्त है तो उस कानून को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दिया जा सकता। इवन सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती नहीं दिया जा सकता। यहाँ देख रहे हैं पार्लियामेंट की किस तरह की पार्लियामेंट्री सोवरेंटी देखने को मिलती है इलेक्शन के कंटेक्स्ट में। तो ये सारी बातें यहाँ पर की गई है। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि अगर मान लीजिए सपोज़ संसदीय चुनाव है या विधानमंडलीय चुनाव है, उन चुनाव के संदर्भ में अगर कोई इलेक्ट्रल डिस्प्यूट क्रिएट होता है, चुनावी विवाद उत्पन्न होते हैं, तो उन विवादों का एक तरह से कह सकते हैं निपटारा संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय में किया जाएगा। जैसे मान लीजिए पार्लियामेंट्री इलेक्शन, ये तो पूरे देश में होता है। अब विवाद मान लीजिए कि सपोज़ इलाहाबाद की फूलपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर कोई विवाद हो, तो है तो संसदीय चुनाव से संबंधित विवाद, लेकिन उस विवाद का निपटारा कैसे होगा? उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। वही मान लीजिए कि इलाहाबाद की ही कोई
विधानसभा चुनावी क्षेत्र हो, लेजिस्लेटिव असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसी हो, विधायक का चुनाव हो और उससे संबंधित भी कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका भी निस्तारण कहाँ किया जाएगा? उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय में, यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही किया जाएगा। क्लियर है। दूसरी बात, अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में कोई चुनावी विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निपटारा कहाँ किया जाएगा? भारत के सर्वोच्च न्यायालय में किया जाएगा, केवल इन्हीं दो का। इसके अलावा शेष का संबंधित राज्यों के उच्च न्यायालयों में ही किया जाएगा। और इन सब के संदर्भ में एक उभयनिष्ठ बात है, एक कॉमन बात है, वो ये है कि किसी भी चुनावी विवाद का निपटारा चुनाव के आधिकारिक परिणाम घोषित होने के पश्चात ही किया जाएगा, रिजल्ट डिक्लेरेशन के पहले नहीं किया जाएगा। यानी आधिकारिक परिणाम घोषित हो जाएगा उसके बाद, और वो भी चुनाव विवाद निपटारा याचिका के रूप में, है ना, इलेक्शन डिस्प्यूट पिटीशन या इलेक्शन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पिटीशन के रूप में कंप्लेन फाइल किया जाएगा। समझ रहे हैं? एक बार फिर से सुन लीजिए। ये तो पता है कि किन किन अदालतों में किया जाएगा निपटारा, ये समझ गए होंगे। दूसरी बात बस ये समझना है कि चुनाव विवाद निपटारा याचिका इलेक्शन के आधिकारिक परिणाम घोषित होने के पश्चात ही संबंधित अदालतों में दायर की जा सकती है। तो ये रहा आपका भारत में इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन के कंटेक्स्ट में विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों के मद्देनज़र एक संक्षिप्त चर्चा। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं, सीधे आगे मूव करते हैं और देखते हैं कि हमारे यहाँ हमारे संविधान में चूँकि सिंगल यूनिफाइड जुडिशियरी का प्रावधान है, एकल समेकित न्यायपालिका का, और इसका क्या तात्पर्य हुआ। और देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो भी प्रोविजंस आपने देखा 324 to 329 तक इलेक्शन के संदर्भ में, ये सारे प्रावधान क्यों रखे गए हैं संविधान में? केवल इसलिए कि भारत में स्वतंत्र व निष्पक्ष तरीके से चुनाव आयोजित कराए जा सके। क्योंकि आपको नहीं लगता कि भारत का जो लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र की मर्यादा तभी तक बनी रहेगी जब तक हम स्वतंत्र व निष्पक्ष निर्वाचन को संचालित व आयोजित करा सकें। अगर निर्वाचन में सपोज गोलमाल होने लगे तो आपको नहीं लगता कि ये डेमोक्रेसी के ऊपर एक कहीं ना कहीं कुठाराघात होगा? तो ये बात रही। अगली विशिष्टता हम लोग देखते हैं, हमारे यहाँ सिंगल यूनिफाइड जुडिशरी का प्रावधान है। एकल समेकित न्यायपालिका। और सिंगल यूनिफाइड जुडिशरी इसलिए कहा जाता है कि देखिए, शासन के 3 अंग हैं या सरकार के 3 अंग हैं। कौन कौन? विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल। ठीक है, अब देखो भारतीय संघीय ढांचे में जो सेंटर और स्टेट्स के बीच शक्तियों का विभाजन होगा तो आप देखेंगे कि लेजिस्लेटिव शक्तियों का प्रॉपर विभाजन आपको दिखेगा, एग्जीक्यूटिव शक्तियों का विभाजन देखेगा, क्योंकि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव भी होती है, स्टेट एग्जीक्यूटिव भी होती है। लेकिन जब बात जुडिशियरी की आएगी तो हम अपने यहाँ ये नहीं कहेंगे कि देखो अमुक जुडिशियरी यूनियन जुडिशियरी है और ये स्टेट जुडिशियरी है। नहीं, इस तरह की बात हम नहीं करते। हमारे यहाँ सिंगल यूनिफाइड जुडिशियरी है, यानी न्यायपालिका के क्षेत्र में शक्तियों का विभाजन नहीं होता। ध्यान रहेगी ये बात। न्यायपालिका के कंटेक्स्ट में कोई सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होगा, शक्तियों का विभाजन या पृथक्करण नहीं होगा। ओके, तो देखिए हमारे यहाँ न्यायिक संस्थानों की संरचना किस तरह की है, जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस का स्ट्रक्चर किस तरह से है। देखो, अगर हम बॉटम से शुरू करें तो एकदम निचले पायदान पे कोर्ट ऑफ सिविल जजेस है ना, सिविल जजेस का कोर्ट आता है एकदम निचले पायदान पे। अगर इससे ऊपर हम चले तो यहाँ आता है सेशन कोर्ट, सेशन कोर्ट्स। इससे ऊपर चले तो बारी आती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की। इससे ऊपर चले तो बारी आती है हाई कोर्ट्स की। और सबसे टॉप पे कौन है आपका? सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। क्लियर है? तो ये बेसिकली न्यायिक संस्थानों की हायरार्की है। अब देखो, इसमें कोर्ट ऑफ सिविल जजेस, सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट,
ध्यान रखेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, अधीनस्थ न्यायालय या अधीनस्थ अदालतें, अधीनस्थ न्यायालय, इसको बोलते हैं उच्च न्यायालय, और सुप्रीम कोर्ट को सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। समझ रहे हैं? अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स, इन दोनों को अगर एक टर्मिनोलॉजी में बांधा जाए तो इसी को हम लोग बोलते हैं हायर कोर्ट्स। हायर कोर्ट्स यानी उच्चतर अदालतें। हायर कोर्ट्स में ये दोनों आएंगे, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स दोनों, प्लस सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में यानी अधीनस्थ अदालतों में ये तीनों आएंगे। अब देखिए, ये जो तीनों कोर्ट ऑफ सिविल जजेस, सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये तीनों के तीनों आपको बताऊं हाई कोर्ट के अधीन होते हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ, देखना इसकी वर्तनी ठीक है ना, अधीनस्थ। आप देख लेना, हर्ष भी होगा कि दीर्घी, थोड़ा मुझे कन्फ्यूज़न है। अधीनस्थ जो भी हो, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स याद रखना, अधीनस्थ अदालतें। तो ये तीनों जो अदालतें हैं ये हाई कोर्ट के अधीन होती हैं, इसीलिए इनको हम लोग बोलते हैं अधीनस्थ कोर्ट। एक और बात समझिए कि जो भी अधीनस्थ कोर्ट होते हैं, है ना, इनको बोला जाता है बेसिकली कोर्ट ऑफ फैक्ट्स। कोर्ट ऑफ फैक्ट्स यानी ये वो अदालतें हैं जो विभिन्न मुकदमों के संदर्भ में केवल तथ्यों पर बात करती हैं ये, और तथ्यों के आधार पर ही अपना डिसीजन देती हैं। जबकि हाई कोर्ट को बोला जाता है कोर्ट ऑफ एरर्स, यानी हाई कोर्ट अधीनस्थ अदालतों के द्वारा जजमेंट में जो भी गलतियां की गई होती है, इन्हीं गलतियों को सुधारने का इसका मेन दायित्व होता है। जबकि सुप्रीम कोर्ट को बोला जाता है कोर्ट ऑफ विजडम। कोर्ट ऑफ विजडम, विजडम समझ रहे हैं ना, वाइज से विजडम बना है, तब ज्ञान, ज्ञान की अदालत। ये एक तरह से हर एस्पेक्ट पे ये विचार करता है सुप्रीम कोर्ट और फिर अपना डिसीजन देता है। एनीवे, तो ये बेसिकली हमारे यहाँ स्ट्रक्चर है। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो जब हम केंद्र के बारे में पढ़ते हैं संविधान के भाग 5 में, तो संविधान के भाग 5 में अध्याय क्रमांक 6 के अंदर सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है। समझ रहे हैं? चैप्टर 6 में। और वही अगर हम बात करें उच्च न्यायालयों की, तो इसका उल्लेख आपको बताऊं संविधान के भाग 6 के अध्याय 5 में किया गया है। उच्च न्यायालयों की बात आगे हम लोग विस्तार से इन सब के बारे में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस आप इतना ही समझिए। और थोड़ा मोड़ा सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायिक क्षेत्राधिकार होता है, जो जुरिस्डिक्शन होता है, वो समूचे भारत पर होता है। जबकि हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन संबंधित राज्य या राज्यों पर होता है। संबंधित राज्य या राज्यों कहने का मतलब ये है कि हमारे संविधान में 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के बाद यह प्रावधान कर दिया गया था कि एक उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों के उच्च न्यायालय के रूप में काम कर सकता है। जैसे आप देखिए ना, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट जो चंडीगढ़ में है ना, तो उस पर पंजाब पर भी उसका जुरिस्डिक्शन है, हरियाणा राज्य पर भी जुरिस्डिक्शन है, और साथ में चंडीगढ़ नामक संघ शासित प्रदेश पर भी उसका जुरिस्डिक्शन है। तो ये हो सकता है। एनीवे, तो उस उच्च न्यायालय के दायरे में जो भी राज्य आएंगे, केवल वहीं तक उसका जुरिस्डिक्शन होगा, उसका न्यायिक क्षेत्राधिकार होगा। जबकि सर्वोच्च न्यायालय का पूरे हिंदुस्तान पर न्यायिक क्षेत्राधिकार होगा। तो फिलहाल के लिए आप इतनी ही बातें समझ लीजिए, तो मेरा मानना है काफ़ी है। आगे जब हम पढ़ेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के बारे में और व्यापक तरीके से पढ़ेंगे। तमाम तरह के जुरिस्डिक्शन की बात करेंगे, है ना। रीट जुरिस्डिक्शन क्या है, अपीलेट जुरिस्डिक्शन क्या है, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन क्या है, इन तमाम बिंदुओं पर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या है, इन सब पे बात करेंगे। हाई कोर्ट्स के भी अलग अलग जुरिस्डिक्शन की बात करेंगे, और उसी समय सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की भी हम लोग थोड़ी व्यापक चर्चा करेंगे। हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबऑर्डिनेट कोर्ट्स उतना महत्वपूर्ण नहीं है, मैं आपको बस इसकी हायरार्की दिखाने के लिए इन्हें मेंशन कर दिया। मूल रूप से हमें रिलाई करना होता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के संदर्भ में। तो इसी के साथ भारतीय संविधान की जो प्रमुख विशिष्टताएँ थी वो मैंने आपके सामने रख दिया। अगर पीछे के लेक्चर्स को आप डिसिप्लिन तरीके से फॉलो करते आ रहे होंगे, तो इस लेक्चर को फॉलो करने के बाद भारतीय संविधान की विशिष्टताओं के मद्देनज़र आपको कोई परेशानी नहीं बचेगी। और
अब इसी के साथ हम लोग अगले एपिसोड में ओवरव्यू ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही हम लोग अगले पहलू पर बात करेंगे। और वहाँ हम लोग बात करेंगे भारत के संविधान का आखिर किस तरीके से इसका ऐतिहासिक विकास हुआ, यानी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे बात करेंगे। इसी के अंदर हम लोग मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात करेंगे कि भारत का संविधान आखिर इसका निर्माण कैसे हुआ, इसका सृजन कैसे हुआ, इन सब बिंदुओं पर। और फिर उसके बाद हम लोग जैसे ही संविधान को निर्मित कर लेंगे तो फिर भारतीय संविधान को विश्व के कुछ दूसरे डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कंपैरिजन करेंगे, खास करके इंग्लैंड के साथ, अमेरिका के साथ, फ्रांस के साथ, और ये सब डिस्कस करने के बाद फिर दो छोटे छोटे पहलू आपको बताऊंगा, शक्ति पृथक्करण की अवधारणा और हमारी संसदीय व्यवस्था में बहुमत का क्या सिद्धांत है, कंसेप्ट ऑफ मेजॉरिटी। और इन सब को करने के बाद फिर हम लोग नियमित चैप्टर में मूव कर जाएंगे, जहां सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान की उद्देशिका की, मीन्स प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके देन, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।